देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीन शेयर इसको इलास्ट्रेशन 2 4 क्वेश्चन नंबर 10 13 ये सब मैंने बोला था करके देखा जा सकता है, तो यही सब पहले कर दे। तो इलास्ट्रेशन 2 से स्टार्ट। Following is the balance sheet of A Limited as on 31st March 2001. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital, reserve surplus, non-current liability. इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये बैलेंस शीट किसका था? ये था ए लिमिटेड का। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है, डिटेल्स इक्विटी शेयर्स कैपिटल में। एक्चुअली ये शेयर कैपिटल होना चाहिए, इक्विटी शेयर इतना, प्रेफरेंस शेयर इतना, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिक्योर्ड 15% डिवेंचर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट B Limited agreed to take over the asset and liabilities on the following terms and condition। मतलब B टेक ओवर कर रहा है A को, डिस्चार्ज 15% डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% बाई इशूइंग 15% डिवेंचर ऑफ B Limited। तो डिवेंचर होल्डर को कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा? बोल रहा है लिमिटेड का जो 15% डिवेंचर है, जो कि अभी अभी यहाँ दिख रहा है 700 जो है, इन लाख में है, इन 1000। अच्छा, तो ये डिवेंचर को पे किया जाएगा 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ, और बदले में क्या दिया जाएगा? 15% डिवेंचर। पीपी का 10% अबव द बुक वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट एट पार। तो बोल रहा है कि पीपी को टेक ओवर किया जाएगा बुक वैल्यू से 10% ज्यादा में, और इन्वेस्टमेंट को पार वैल्यू पे, करेंट एसेट 10% डिस्काउंट पे, करेंट लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम ऑफ 10% बाई इशूइंग 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना मिलेगा उसमें 10% एक्स्ट्रा देंगे प्रीमियम, और ये पैसे के तौर पे नहीं दिया जा रहा है, इन काइंड यानी कि शेयर इशू किया जा रहा है। बोल दिया इशूइंग 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100। Issue 3 equity shares of 10 each for every 2 equity shares in B Limited and pay the balance in cash। बोल रहा है कि 3 इक्विटी शेयर दिया जाएगा 10 रुपए वाला, अगर किसी के पास ऑलरेडी 3 शेयर्स, 2 शेयर्स है, तो उसे बी लिमिटेड में 3 शेयर्स दिया जाएगा। बी लिमिटेड का इशू प्राइस है 10 रुपया, और बाकी बैलेंस जो है वो कैश में दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। हम लोग को ये पूरा डिटेल्स देके बोला है कि कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा पॉइंट वैलिड होगा ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि डिवेंचर कभी भी परचेज कंसिडरेशन में नहीं आता है, दो ही आता है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ये और ये पॉइंट भी हमारे अभी फिलहाल किसी काम का तो नहीं दिख रहा है, बाद में अगर जरूरत होगा तो देखेंगे। तो हमें ये देखना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसे पे ऑफ करो इक्विटी शेयर, इसी से हमारा पीसी निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकला तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, नहीं, कब कब नहीं निकलेगा? अगर मेरा नेट पेमेंट मेथड से क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब तब ये दोनों इंफॉर्मेशन से शायद ना हो। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। बाकी अगर ये क्वेश्चन में सिर्फ पीसी कैलकुलेट नहीं करके पूरा क्वेश्चन करने के लिए बोला जाता, तो ये कैसा होता? इन द नेचर ऑफ मर्जर होता कि इन द नेचर ऑफ परचेज होता? अगर ये क्वेश्चन को हमें पूरा करने के लिए बोला जाता तो ये कौन सा है? इन द नेचर ऑफ मर्जर या इन द नेचर ऑफ परचेज? वर्जन इन द नेचर ऑफ मर्जर है कि परचेज? चैप्टर तो आधा से ज्यादा हो गया हम लोग का, अब तो प्रैक्टिस करना है। ये नहीं समझ में 1 होगा कि 2? ये वन। मर्जर होगा। अच्छा, क्यों? क्या देख के पता चला कि ये मर्जर है? मतलब कुछ तो देख के लगता है कि ये मर्जर है या ये परचेज है?
अगर हम अभी नहीं बोलेंगे आंसर सही है कि गलत है, अगर सही भी है तो एक्सप्लेन, अगर गलत भी है तो एक्सप्लेन। मर्जर कैसे देख के पता चलता है? कॉपी में रूल्स देख के कहाँ लिखा हुआ है, क्या रूल्स है, क्या देख के मर्जर है कि पता चलता है? कितने सारे पॉइंट है जिसको देख के पता चलेगा कि ये मर्जर है? नंबर ऑफ पॉइंट। 5 पॉइंट्स है। और 5 पॉइंट्स क्या क्या है उसमें से, यहाँ क्या मैच हुआ जो मर्जर हुआ? ये तो पीसी है, छोड़ इसके साथ क्या लेना देना। ये तो कैसे करके हम लोग अपना बिजनेस, जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनको कैसे पे ऑफ करने का बात हुआ है। हम लोग ए लिमिटेड को कैसे, बी लिमिटेड किस तरीके से ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पे करेगी, ये परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है। बाकी 5 पॉइंट्स क्या क्या है वो बताओ। फर्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट 90%। शेयर होल्डर्स एग्री होने चाहिए, वो तो यहाँ देख के पता नहीं चल रहा है क्योंकि, अच्छा यहाँ कहीं बोला है कि कोई शेयर होल्डर्स मना कर रहा है, ऐसा बोला है? नहीं। नहीं, तो फिर 100% लोग ही हाँ बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट तो मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर को परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर में ही बोला। शेयर होल्डर्स को परचेस कंसिडरेशन इक्विटी शेयर में ही देना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर मिल रहा है बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है, तो क्या ये हुआ? नो मैम। फिर थर्ड पॉइंट, सारा एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर होना चाहिए। सारा एसेट एंड लाइबिलिटी टेक ओवर होगा, बट यहाँ क्या क्या टेक ओवर हो रहा है? डिवेंचर हो रहा है, पीपी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, करंट एसेट हो रहा है, करंट लाइबिलिटी हो रहा है। क्या इसके अलावा कोई एसेट इनके पास नहीं है? चेक करते हैं। तो चलो एसेट से चेक करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कर इन्वेंट्रीज। क्या इन्वेंट्रीज टेक ओवर हो रहा है? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश, पहले ये चेक करते हैं। कहीं पर भी दिया इन्वेंट्री, बोला करंट एसेट टेक ओवर होगा, ठीक है। तो करंट एसेट मतलब तो सभी आ गया, चलो तो सब टेक ओवर हो रहा है। और एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, अच्छा। और करेंट लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। तो पहला बात है कि ऑल एसेट हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। फिक्स्ड एसेट में पीपी और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, करेंट एसेट सारा हो रहा है, फिक्स्ड एसेट में पीपी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एसेट सारा टेक ओवर हो रहा है। लाइबिलिटीज में करेंट लाइबिलिटी हो रहा है और जो है बोरोइंग्स भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा, तो इससे ये पता चला कि ऑल एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर हो रहा है। और अगर तुम्हारे आंसर के हिसाब से अगर मर्जर ही होता है तो उसमें रिजर्व ऑटोमेटिकली टेक ओवर होता है। चलो सारे एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर हो रहे हैं, ये पॉइंट मैच हुआ। उसके बाद बुक वैल्यू में टेक ओवर होना चाहिए। हो रहा है बुक वैल्यू पे टेक ओवर। नहीं नहीं। तो फिर ये पहला बात है, एक पॉइंट नहीं हुआ तो वैसे ही नहीं होता है, तो ये बुक वैल्यू में टेक ओवर नहीं हो रहा है। फिर फिफ्थ पॉइंट, और न्यू कंपनी सेम बिजनेस ही कैरी ऑन करना चाहिए। उसका कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, वैसे नहीं रहता है। अगर मेरा बाकी पॉइंट मैच हो जाता है 1 से 4 तो फिफ्थ नंबर एज्यूम कर लिया जाता है। तो क्या ये फिर किस तरीके से मर्जर हुआ? परचेज। मतलब ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो चैप्टर कितना बार भी कर लो कोई फायदा तो नहीं होगा। ये सब देखो, ये सब घर पे खुद को क्वेश्चन करो, मेहनत करो, तब ना होगा पढ़ाई। सिर्फ क्लास करने से थोड़ी ना होगा। ये सब खुद को क्वेरी करो। हम थोड़ी ऐसे एक एक करके बोलेंगे तो देखो कुछ होगा नहीं, टाइम ही जाएगा। लेकिन जो बोल रहे हैं उसको तो देखो, तो क्या फायदा। ठीक है चलो। पेमेंट टू, पेमेंट इन वर्किंग्स अमाउंट। अच्छा, तो पेमेंट टू क्या क्या हो जाएगा? एक है इक्विटी शेयर होल्डर, एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो सबसे पहले लिखेंगे
प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर ऑफ बी लिमिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ये क्वेश्चन में बोल दिया जाता है, वो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्या देने का बात है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा, बोल रहा है उनको उसका उनका जितना भी पेबल है उसमें 10% एक्स्ट्रा देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 7500 देना है, बट उसमें हम लोग 10% एक्स्ट्रा देंगे। तो ये इन 1000 में है सारा आंसर, तो हम भी यहाँ पर ये 3 जीरो लगा लेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा 7500 प्लस 10%, कितना होगा, सॉरी 7500 लिखते हैं। 825। और ये 825,000 मतलब 8,25,000 कैसे दिया जाएगा, इन शेयर, ठीक है। इतना पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है 15% प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा 100 ईच वाला। तो फिर 8,25,000 पे करना है, तो एक शेयर का दाम 100 रुपए है, तो इतना रुपए देने के लिए कितना शेयर देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि अगर किसी को 100 रुपए देना एक शेयर पकड़ाएंगे तो 8,000 8,25,000 देना है, तो इतने सारे शेयर्स देना पड़ेगा। और एक एक शेयर 100 रुपए का है, तो इंटू 100। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके आ जाएगा यही 825 और ये 3 जीरो, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर को जो बोला है उनको कैश भी दिया जाएगा और उनको शेयर भी दिया जाएगा, बोला ना बैलेंसिंग कैश, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड और कैश दिया जाएगा, बट कैश कितना देना है वो नहीं बोला। जैसे अगर प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का देखोगे, अगर याद है तो, जैसे बोला है कि पर शेयर पे 2 रुपए 10 रुपए ऐसे करके क्वेश्चन खुद बोल दिया है कि दिया जाएगा, बट यहाँ पर ये कैश कितना देना है पर शेयर पे वो नहीं बोला है। बोला है कि 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड। तो बोल रहा है अगर 2 इक्विटी शेयर, देखो 3 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला दिया जाएगा, 2 इक्विटी शेयर अगर किसी के पास है बी लिमिटेड में उसे दिया जाएगा। तो 2 के बदले 3 दिया जाएगा, तो 1 के बदले कितना हो जाएगा 3/2 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। और किसको दिया जाएगा, ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को, जो कि है 1,50,000। तो 1,50,000 शेयर्स के लिए कितना दिया जाएगा इनटू इशू प्राइस, जो कि इन्होंने 10 रुपीज रखा है। कैसे, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर बता दिया 10 नीचे के शेयर्स। तो फिर ये हो जाएगा कितना, 1.5 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 2,25,000 into 10। 22,50,000 आएगा शायद। हम तो 2250, ठीक है। तो यहाँ पर 2250 आएगा, 3 जीरो हटा के। बट कैश, कैश कैसे निकाले, देखो अगर मुझे टोटल परचेस कंसिडरेशन भी पता होता तो हम बैलेंस करके निकाल ले। देखो मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, इसको मुझे बाद में बोलना चाहिए था। अब ये कैश कैसे निकाले, तो 1.5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर को मुझे कैश देना है, बट कितना देना है वो तो बोला नहीं, कैश कितना, एंड पे द बैलेंस इन कैश बोला है, ठीक है। बैलेंस इन कैश का मतलब है कि टोटल जो भी मुझे पीसी पे करना पड़ेगा उसमें मैंने कितना देना है, 8252250, ये मुझे पता है कि इतना इतना कैसे करके देना है, जिसमें से 2250 का शेयर इशू करना है, 825 का शेयर इशू करना है, और बाकी जो बचेगा उसका कैश देना है। तो बाकी कितना होगा वो मुझे कैसे पता, तो मुझे जब तक पीसी नहीं पता होगा तो हम बाकी कैश को बैलेंसिंग फिगर करके नहीं निकाल सकते। अगर मुझे पीसी पता चल गया टोटल तो हम बाकी बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे कैश निकालना पड़ेगा, कैश पर शेयर मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये हम कैसे निकालें, तो अगर हम लोग एकदम स्टार्टिंग में चले जाते हैं, हमें जो भी मेथड्स बताए गए थे कि कैसे करके हम लोग पीसी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें 2 मेथड था। एक था नेट पेमेंट मेथड जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, उसका भी लॉजिक बताया था, और एक होता है नेट एसेट मेथड। तो नेट पेमेंट मेथड में हम लोग तब करते हैं जब हमें बता दिया जाता है कितने शेयर के बदले कितना शेयर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास अवेलेबल था, यहाँ पर क्वेश्चन में स्वैप रेशियो भी था, हम लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया, सब हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कैश नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं।
तो when both swap ratio and intrinsic value are given then we have to calculate, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दिया है कि हम इस तरीके से कैश पर शेयर निकालें, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन सेज कैलकुलेट कैश पर शेयर दैट इज नेसेसरी कैश, देन हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना चाहिए बोथ कंपनीज का, फिर हम लोग कैश पर शेयर निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग का वो वाला है जहां पर हमें कैश पर शेयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोला है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे दोनों कंपनी का, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से निकलेगा, ये जो दिया हुआ था ऐसे करके निकलेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों कंपनी के निकालने के बाद हम लोग 0.3 के हिसाब से कैश पर शेयर निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। सन्ड्री एसेट जो कि टेक ओवर वैल्यू होगा, ये देखो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये सब ये रहा सन्ड्री एसेट टेक ओवर वैल्यू माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। पीपीई एसेट्स टेकन ओवर वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग देखते हैं क्या क्या। लैंड एंड बिल्डिंग पीपी में 3250 10% अबव जाएगा, तो 3250 प्लस 3250 इंटू 10% कितना हो जाएगा। 3,575। 357। अच्छा, और क्या टेक ओवर हो रहा है, जो भी टेक ओवर होगा वही लिखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एट पार, तो इन्वेस्टमेंट 600। फिर ये दो ही एसेट था, इसके बाद देख लेते हैं, ये दो ही एसेट था। अब करेंट एसेट में पूरा टेक ओवर होगा, बट ये सारे जो है 10% कम में टेक ओवर होंगे। तो इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन्वेंट्रीज है 200 200 100, 200 200 100 माइनस 200 इंटू 10%, क्योंकि 10% डिस्काउंट में होगा ऐसा क्वेश्चन में बोला है। 190 190 और 90। तो ये हो गया करंट एसेट। टोटल कितना आ रहा है, फिर लेस कर देंगे करंट लाइन। 160 होगा। 160 होगा, अच्छा 20 हो रहा है। 160 होगा कि 80 होगा। 180। इसका टोटल 3575 प्लस 600, और 625। 6 लेस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी टेक ओवर वैल्यू पे ही दिखाना है, तो लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज सारे बुक वैल्यूज में आ जाएंगे। तो करंट लाइबिलिटीज में एक ही है ट्रेड पेबल 500, और एक है
नॉन करेंट लाइबिलिटीज में डिवेंचर है। शुरू करें ना। 15% डिवेंचर, 3% डिवेंचर, तो कैसे डिस्चार्ज होगा? 10% प्रीमियम में। तो डिवेंचर कितना है? 700। इसमें 10% प्रीमियम लगाने से 700 प्लस 700 पे 10%, 770। तो ये दोनों माइनस करना है। थ्री थ्री डबल फाइव। 33 अच्छा, यही हम लोग का परचेस कंसिडरेशन आ जाएगा। क्यों बताते हैं? देखो यहाँ पर हमें वो वाला मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो, तो यहाँ लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोला है बैलेंस कैश में दिया जाएगा, नेसेसरी कैश का बात नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ये देखो कैसे करके करना है, ये देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने पहले क्या बोला। मैंने ये बोला कि हम लोग को हमेशा ट्राई करना है कि मेरा क्वेश्चन नेट पेमेंट मेथड से हो जाए। तो नेट पेमेंट मेथड को ट्राई करने के लिए मेरे पास क्या क्या वे आउट है? पहला बात है, मेरे पास क्वेश्चन में स्वैप रेशियो होना चाहिए, जैसे कि वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर या वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर, या फिर कितने शेयर के बदले कितना शेयर दिया जा रहा है, जो कि था मेरे क्वेश्चन में। तो मैंने उससे निकाल लिया। ठीक है, अगर मेरे पास बाई चांस अगर स्वैप रेशियो नहीं है, तो हम इंट्रिंसिक मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक या पेड अप वैल्यू ले सकते हैं। जो इस क्वेश्चन में उसका पॉइंट आया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास स्वैप रेशियो था। फिर भी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता, तो इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते और उसके बाद स्वैप रेशियो बनाते। अब अगर इशू प्राइस नहीं होता, जो कि इस क्वेश्चन में ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू का यूज करते। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए नहीं निकालते। अगर पहले से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता फॉर द पर्पस ऑफ स्वैप रेशियो, तो ही इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते थे इशू प्राइस के तौर पे। अगर नहीं होता है, देन हम लोग पेड अप या फेस वैल्यू, जो कि इस क्वेश्चन में ये सब पॉइंट का हमें जरूरत नहीं पड़ा। और अगर स्वैप रेशियो आई भी दिया हुआ है, तो कैश पर शेयर निकालेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में दोनों चीज नहीं दिया हुआ था, वो मैंने पहले भी बोला। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने बोला कि इफ क्वेश्चन सेज कैलकुलेट कैश पर शेयर, बट क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि कैश पर शेयर कैलकुलेट करो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल पीसी में से जो नहीं दिया जा सकता है, उसको कैश में देना है। पर शेयर का कैश हमें नहीं बोला है, ना तो नेसेसरी कैश बोला है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना, मतलब ये पॉइंट नंबर 4 पे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अगर बोल देता कि कैश पर शेयर निकालो, ये नहीं बोला। क्वेश्चन बोला कि टोटल पीसी में जितना कम पड़ेगा उससे उसको कैश में दे देना है। तो कैश पर शेयर नहीं बोला है कैलकुलेट करने के लिए, ना तो नेसेसरी कैश, ऐसा लैंग्वेज यूज किया। तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं निकालना है। तो इसका मतलब अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो ये पूरा जो है हम लोग का नेट जो है एसेट मेथड से करना पड़ेगा, नेट पेमेंट मेथड से नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ पीसी अंडर नेट एसेट मेथड, ये हमें करना पड़ेगा। नेट पेमेंट मेथड से हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेट पेमेंट मेथड से नहीं कर सकते। तो नेट एसेट मेथड से अगर करना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये देखो। नेट एसेट मेथड में हमें सन्ड्री एसेट से सन्ड्री लाइबिलिटी माइनस कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग का पीसी कितना है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है कि पीसी हम लोग का कितना होगा, 3355। अब ये जो टेबल है, ये तो हमें दोनों मेथड में ही करना होता है, चाहे नेट एसेट मेथड हो या नेट पेमेंट मेथड हो। तो अब मुझे पीसी पता चल गया, जो कि हम लोग का निकल के आ रहा है 3355। ठीक है, तो यहाँ वो लैंग्वेज नहीं दिया है कैश पर शेयर, बोला है कि टोटल पीसी में से जितना कम पड़ेगा, उस कितना कम पड़ेगा कैसे पता करेंगे? तो एक चीज तो बता दिया ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 825,000, मतलब 8,25,000 का प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर को 22,50,000 का इक्विटी शेयर दिया जाएगा। ठीक है, और टोटल पे करना है 3355, बाकी कैश में दे देना है। ठीक है, तो फिर इसका हमें बाइफर्केशन पता चल गया, इतना इतना, तो बाकी बचा कितना, वो कैश पे जाएगा। तो बोलो बच कितना रहा? तो एक
280। तो ये हम लोग का कैश हो जाएगा। यहाँ अगर कैश पर शेयर बोल देता तो यही चीज हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना पड़ता, उस केस में हम लोग का ये माइनस करना पड़ता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर जो बैलेंस आता वो हम लोग का डिवाइड करना पड़ता नंबर ऑफ शेयर्स, तो दोनों कंपनी का तब करना पड़ता, ठीक है। और वैसे भी देखो यहाँ दोनों कंपनी का बैलेंस शीट दिया ही नहीं है, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू पे बेस्ड होगा नहीं, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली दो कंपनी का ही कैलकुलेट करते। देखो दो कंपनी का करना तब नेसेसरी होगा ना, क्यों नेसेसरी है, देखो दो कंपनी का कैलकुलेट करना, अगर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, अगर उससे स्वैप रेशियो बनाएंगे तो हमें तो ओल्ड और न्यू दोनों ही चाहिए होता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का जब कैलकुलेशन यूज करते हैं ना हम लोग, तो ओल्ड और न्यू दोनों डेटा को ही यूज करते हैं। ये देखो बोथ कंपनी का निकालना पड़ता है, जब बोथ कंपनी का बैलेंस शीट ही गिवन नहीं है तो फिर इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं। अगर बोलेगा तो दो बैलेंस शीट रहना चाहिए ना, नहीं तो कैसे करके हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 3355 परचेस कंसिडरेशन, और इसमें से 825 का प्रेफरेंस शेयर जाएगा, 2250 का इक्विटी शेयर जाएगा और 280 का कैश जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 3 हो गया था लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड amalgamated to form a new company on 1420x1, following is the balance sheet of नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड as at 31st March 20x1। equity and liability, shareholders fund, share capital, current liabilities, assets, non current asset, property plant and equipment, current asset, notes to accounts, property plant and equipment, land and building, plant and machinery। Following is the additional information, assets of नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। तो बोल रहा है इनका एसेट्स इस तरीके से रिवैल्यू हुआ है। द परचेस कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज्ड एज अंडर, इशू 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 इच फुल्ली पेड अप इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 years। बोल रहा है कि 24,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा 25 रुपीज वाला फुल्ली पेड अप इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी, उनके प्रॉफिटेबिलिटी के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन द प्रीसीडिंग 2 years। तो बोल रहा है प्रीसीडिंग 2 years के प्रॉफिट के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो प्रॉफिट प्रीसीडिंग 2 years का बता दिया है दोनों कंपनी का। फिर बोल रहे इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप एट पार टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% return on net asset in the business as on 31st March after revaluation of asset of Neel Limited and Gagan Limited respectively। You are required to compute equity and preference shares issued to Neel Limited and Gagan Limited और purchase consideration। ये चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था, ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट, अच्छा तो इक्विटी शेयर का पहले पढ़ते हैं कैसे। ये हम लोग निकाल रहे हैं कितने सारे इक्विटी शेयर्स इशू होंगे, तो इशू किया जाएगा 24,000 इक्विटी शेयर, और प्रॉफिटेबिलिटी प्रीसीडिंग 2 years का जो है उसके प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन यानी रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कितना है 4,75,000 और 5,25,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4,75,000 इज टू 5,25,000, और इस रेशियो में हमें 24,000 इक्विटी शेयर को डिवाइड करना है। तो कर लेते 24,000 इंटू 4,75,000 डिवाइडेड बाय टोटल जो आएगा, और इधर गगन 24,000
1000 इंटू 5,25,000 डिवाइडेड बाई टोटल जितना आया, तो टोटल कितना? 10,000। तो फिर कैलकुलेट करके बताओ कितना। 10,000 1 लाख आएगा, 10 लाख आएगा। 10 लाख। कितना आ जाएगा? $11,700। 600। अब प्रेफरेंस शेयर्स का निकाल करें। तो प्रेफरेंस शेयर का कैसे बोला था कि प्रॉफिट सर्कल चाहिए। इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each fully paid up at par to provide income। बोल रहा है इतना सारा प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा ताकि वो जो income equivalent to 8% return on net asset in the business as on 31st March 2001 after revaluation of asset of नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड रेस्पेक्टिव। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो जो इस पॉइंट का मतलब क्या है समझो। बोल रहा है कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, 10 इज फुल्ली पेड अप एट पार। बोल रहा है कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, ये ना बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। कैसा प्रेफरेंस शेयर इशू करना है? बोल रहे हैं जिसका 10 रुपए का पार वैल्यू है। ठीक है, टू प्रोवाइड, ये जो वैल्यू होगा ये किसके साथ इक्विवेलेंट होगा? बोल रहा है टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट। बोल रहा है ताकि नेट एसेट पे 8% रिटर्न जनरेट होने पे जितना वैल्यू हो रहा है उतने वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर हम लोग इशू करेंगे इन द बिजनेस। मतलब नेट एसेट जो है इन द बिजनेस एज ऑन 31st March 2001। बोल रहा है 31st March 2001 बिजनेस में जितने भी नेट एसेट्स है उस पे 8% रिटर्न जितना होता है उतना इक्विवेलेंट वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाएगा आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। लेकिन रिवैल्यूड वैल्यू लेना है एसेट्स। ठीक है, तो देखते हैं कि नेट एसेट्स कितना है, क्योंकि रिटर्न तो नेट एसेट्स पे होगा। ठीक है, तो दोनों का एसेट्स कितना है ये रहा। तो ये पॉइंट 1 में ये लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग है 7,50,000 6,40,000। ओ अच्छा, ये नोट्स टू अकाउंट्स रिवैल्यूड वाला इधर है। अच्छा, रिवैल्यू जब हुआ है तब पहले प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मैंने जो लिख लिया सो लिख लिया। 5,25,000 6,75,000 यहाँ नीचे लिखा। बिल्डिंग 775 648। करेंट एसेट ये जैसा है वैसे ही लेना पड़ेगा। 1,63,500 जिसका रिवैल्यूशन वैल्यू है वही रिवैल्यूड वाला लेंगे, जिसका नहीं है उसका कैसे ले सकते। और 1,58,600।
टोटल जितना आएगा लेस करेंट लाइबिलिटी, तो नेट एसेट पता चलेगा। तो इसका टोटल करूँ तब तक करेंट लाइबिलिटी, तो 6,23,500, 5,57,600। और 10,63,000। बैलेंस आएगा 8,39,500। 39,500। हाँ तो बोल रहे 8,40 आना चाहिए, 14,63,500 होगा। हाँ 500 तो होगा, ये 500। मैम 40 का, तो 40,000 आ गए तो। 1,40,000 आ रहा। हाँ मैम। अभी 14,81,600। माइनस 0, 9 0, लाख 24,000। 24,000। तो ये हो गया नेट एसेट। इस पे बोला है 8% रिटर्न होने से जितना हो रहा है उतना इक्विवेलेंट शेयर इशू होगा। कौन सा लग गया पॉइंट, ये रहा 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट। तो 8 नेट एसेट निकाल दिया, अब 8% रिटर्न। तो रिटर्न कैसे निकालते हैं, इस पे एट द रेट ऑफ 8% करेंगे तो पता चल जाएगा। 8,40,000 का 8%, 9,24,000 का 8%। 9,24,000 का 8%, 73,920। 67। 200। तो इतना रिटर्न हो रहा है। इसका इक्विवेलेंट शेयर्स इशू होगा, कौन सा वाला, 12% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी। देखो आवाज आ रहा है मेरा, इलेक्ट्रिसिटी चला गया है। यस। अच्छा स्क्रीन शेयर हुआ, देखो स्क्रीन चला गया था। हेलो। यस मैम बोल रहे हैं। हम्म, ठीक है, देखते कितना हो सकता है मोबाइल नेट से। अच्छा तो
देखो यहाँ पर 12% प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड, तो 12% प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा ताकि इतना जो मतलब रिटर्न है वो हम लोग कवर कर सके। तो कितना सारा शेयर्स इसका मतलब इशू करना पड़ेगा, तो 67,200। क्या हो गया, पेन के लिए चल रहा है। हम्म 6720 ये देखो, डिवाइडेड बाय और 10। डिवाइडेड बाय 10 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय हमें, देखो ये हम लोग को करना पड़ेगा इंटू 100/12 होगा। क्यों? क्योंकि 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप एट पार टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट इन द बिजनेस ऑन आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ द नेट एसेट। मतलब देखो ये जो 67,200 रिटर्न हमें पाना है, उसके बदले हमें 12% प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कितना करके है वो ठीक है, @10, ये भी 10 वाला, ये भी 10 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये उसके बाद 10 से, अभी 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम बता रहे हैं। 8% रिटर्न बोला है और 12% प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू होगा, तो इसका मतलब इसका डिविडेंड कितना होगा। 12% का 12% प्रेफरेंस शेयर मतलब डिविडेंड कितना है, 100 रुपए पे 12 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैंग्वेज क्या बोला है कि इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न। ठीक है, तो इनकम जो है इस प्रेफरेंस शेयर से वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का इनकम जो है वो इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होना चाहिए 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट निकाला है, बोल रहा है ये प्रेफरेंस शेयर के इनकम के साथ इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर में इनकम क्या होता है, उसका डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पर डिविडेंड कितना है, आउट ऑफ 100 12% का मतलब 12 रुपीज डिविडेंड मिलेगा अगर कोई 100 रुपीज का। तो ये 67,200 अगर रिटर्न हुआ तो फिर कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब यहाँ पर तो बोला है ना कि इनकम जो है प्रेफरेंस शेयर से वो इक्विवेलेंट होना चाहिए रिटर्न के साथ। तो प्रेफरेंस शेयर का इनकम क्या है, 100 रुपए लगाने से 12 रुपए। ठीक है, तो अगर 67,200 लगाएंगे तो प्रेफरेंस शेयर से इनकम कितना हो जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया हमने। 12 रुपए का इनकम है जब हम लोग 100 रुपए कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, 1 रुपए का डिविडेंड मिलेगा अगर हम लोग इतने रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर ये तो रिटर्न है ना, रिटर्न मतलब इनकम, तो 67,200 जो रिटर्न है वो इक्विवेलेंट टू, अगर प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के साथ करना है तो 67,200 को अगर मुझे डिविडेंड के फॉर्म में देना है तो मुझे कितना कैपिटल चाहिए होगा, तो इंटू 67,200। ठीक है, तो 67,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ जाएगा, 560। 5,60,000। ठीक है, मतलब ये जो नेट एसेट का जो रिटर्न है वो अगर प्रेफरेंस शेयर्स के साथ इक्विवेलेंट करे तो वो 5,60,000 रुपीज हो रहा है डिविडेंड इनकम के साथ, डिवाइडेड बाय 10 करने से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, 5,60,000, 56,000। और इधर भी सेम तरीके से 73,920, ये है रिटर्न ऑन नेट एसेट जिसको मुझे इक्वल करना है प्रेफरेंस शेयर के इनकम के साथ। तो ये इतना इनकम अगर मुझे करना है तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स जो है, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 100। 6,16,000। 6,16,000, तो ये हो जाएगा 61,600। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें अगर
इससे ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 5,60,000 का शेयर कैपिटल होगा, और एक एक शेयर अगर 10 रुपीज का होगा, 5,60,000 का शेयर कैपिटल क्यों होगा? क्योंकि मुझे इतना शेयर कैपिटल चाहिए जिससे इतना डिविडेंड इनकम हो सके। तो वो कैसे निकालेंगे? अगर 12 रुपए का डिविडेंड इनकम के लिए 100 रुपए कैपिटल होता है, तो इतना डिविडेंड इनकम के लिए कितना होगा? तो ये डिविडेंड इनकम क्यों हुआ? बोला है कि डिविडेंड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन एसेट होना चाहिए। तो 8% रिटर्न ऑन एसेट निकाला, और उसके बाद ये निकल गया। तो 56,000 और 61,600, तो यहाँ पर लिख देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, 61,600 हो गया पहला। सेकंड हमें पीसी कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। नील और गगन दोनों का वर्किंग होगा। ये थोड़ा मुझे साइड में करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो दो नाम आएगा। तो इसको ऐसे करते हैं, पेमेंट इन वर्किंग्स, नील और गगन, अमाउंट, नील और गगन। अच्छा, तो क्या दिया जाएगा? देखो यहाँ पर बताया है, इशू किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, कितना किया जाएगा? अभी हम लोगों ने क्वांटिटी निकाला है 11,400, 12,600 इक्विटी शेयर, इंटू इंटू, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे ना, पीसी निकाल रहे हैं तो रुपीज में होगा, ये 25 कर। तो ये नील वाला नील के कॉलम में लिखेंगे, और गगन वाला गगन के कॉलम में। कितना? लाइक 85,000। 2,85,000, और इधर वाला 3,15,000। 3,15,000, और सेम ये वाला 56 और 61,600, ये तो 10 करके था। गगन का 9,30, 9,31। 9 लाख। 1,45,000। ठीक है, अच्छा ये हो गया। 5 तो हम लोगों ने शायद पहले दिन ही कर लिया था। ठीक है, अभी हम लोग जो लिखे थे वही करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसमें बोला है द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अच्छा इसमें रिजर्व सरप्लस में वाई का नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। फिर करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, नॉन करंट एसेट पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। और फिर यहाँ पर बोल रहा है कि शो द लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, लेजर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अच्छा, कौन किसको खरीद रहा है, बोल रहा है न्यू कंपनी एक्स वाई लिमिटेड इज फॉर्म टू एक्वायर द सन्ड्री एसेट एंड ट्रेड पेबल ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। अच्छा, तो एक्स और वाई लिमिटेड दोनों बंद हो रहे हैं, और नया कंपनी बन रहा है एक्स वाई। द सन्ड्री एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर वैल्यूड एट 1 लाख एंड द डेब्ट ड्यू टू एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो टू बी डिस्चार्ज इन शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। बोल रहा है डेब्ट जो एक्स लिमिटेड का है वो डिस्चार्ज कैसे करेगा एक्स वाई लिमिटेड, बोल रहा है कि शेयर इशू करके। अच्छा, तो इसका मतलब एक्स वाई लिमिटेड जो है डेब्ट, अच्छा देखते हैं एक्स का डेब्ट क्या था। ये रहा 15,000, ये दिख रहा है फ्रॉम लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तो ये एक्स वाई के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है। अच्छा, म्यूचुअल सेटअप है, देखो यहाँ पर दिख रहा है लोन वाई के कॉलम में, और किससे लिया गया एक्स लिमिटेड से। तो एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब म्यूचुअल सेटअप होगा, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, बेसिकली एक दूसरे के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ था। हम लोग को लेजर अकाउंट बना के देना है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड कौन है, जो ओल्ड कंपनी है जो बिक जा रही है, तो वो क्या क्या अकाउंट ओपन करेगी, तो मेनली तो बनाती है रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, और अगर कोई नेसेसरी और अकाउंट जरूरत हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अगर प्रेफरेंस शेयर होता वो भी बनाते, मेनली चार अकाउंट बनाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रियलाइजेशन, और अगर कैश टेक ओवर हो रहा नहीं हो रहा है तो वो अकाउंट होता है। ठीक है, और कुछ जरूरत होगा तो वो बना लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो यही तो मुझे भी दिख रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखते हैं, सारे एसेट लाइबिलिटीज को राइट ऑफ करते, तो एक से अपने बुक से सारे एसेट लाइबिलिटी को राइट ऑफ करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, तो नेट आने पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होगा, वो ब्रॉडबैंड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो बीच में शायद कट जाए थोड़ा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एसेट्स में है पीपीई, तो 2 पीपीई हो जाएगा 1,20,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लोन दिया गया था उसको, ठीक है, कितने का बोला है, 15,000। लेकिन ये क्योंकि म्यूचुअल कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट होगा, तो उसके लिए हम लोग एक अलग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लोन टू वाई लिमिटेड, इसका हम अलग से बने। ठीक है, तो लोन दिया था तो एसेट होगा, बैलेंस बीटी 15,000, ये अलग से लिख लिया। ठीक है। वैसे चाहे तो हम लोग सभी सेपरेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे दिखाया था 2 पीपी बाई रियलाइजेशन, तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। पीपी का कैसे होगा, अगर हम लोग अकाउंट सेपरेटली सभी का ओपन करें, क्योंकि हमें तो कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं कि ये बनाओ फिर वो बनाओ, तो टू बैलेंस बीटी हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा 1 लाख, तो रियलाइजेशन में 2 पीपी। ठीक है, तो उतना तो हम लोग करते नहीं है, ठीक है, उतना करने का जरूरत नहीं, अनलेस हमें कोई है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर ये दो पॉइंट तो डील हो गया। ट्रेड पेबल 25,000, तो बाई ट्रेड
बाय ट्रेड पेबल होगा। अच्छा, और यहाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो नोट नंबर 3 में जाके देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग में ये लोन वाला ही, तो उसको क्योंकि अलग से ट्रीट किया है। ये वैसे भी वाई का है, एक्स का तो है भी नहीं, तो ये क्यों देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब देखो, इन लोगों ने ये लिख लिया 15,000, 1,20,20,25 लिख लिया। अब ये रिजर्व सरप्लस और शेयर कैपिटल, तो इसका नोट्स में चलते, शेयर कैपिटल 1,00,000, तो शेयर होल्डर्स में लिख देंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000। बाई रिजर्व सरप्लस में पीएल चला जाएगा 10,000, क्योंकि शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ही हम लोग का पीएल भी जाता है। देखो ये चीज कहाँ सीखा है, ये हम लोगों ने लिखा है, लिखा है। ये रहा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व 56 एसेट इक्विटी शेयर होल्डर में जाना चाहिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल चला गया, लाइबिलिटी है तो बाई बैलेंस करके प्रॉफिट चला गया। प्रेफरेंस शेयर इस क्वेश्चन में है नहीं, कैश अगर टेकन ओवर नहीं है तो कैश अकाउंट ओपन करने बोला है, ऑल अदर आइटम्स रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो कैश का यहाँ पर अलग से हमने ना कुछ बोला नहीं, ठीक है। करेंट एसेट है ही नहीं, तो फिर कैश का तो यहाँ पर कोई पॉइंट आ नहीं रहा, ठीक है। तो जैसे सीखा था हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। तो इनका पूरा बैलेंस शीट हम लोगों ने कर दिया है, एक्स का खाली, ठीक है। अब धीरे धीरे क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, अब बोल रहा है न्यू कंपनी एक्स वाई लिमिटेड इज फॉर्म टू एक्वायर द सन्ड्री एसेट एंड ट्रेड पेबल ऑफ एक्स लिमिटेड, एंड फॉर दिस पर्पस सन्ड्री एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड आर रिवैल्यूड एट 1,00,000, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स जो है 1,00,000 में रिवैल्यूड बाय डेट ड्यू डिस्चार्ज कैसे होगा, इन शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। ठीक है, तो अब हम लोग को पीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। परचेस कंसिडरेशन देखो, अब इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास कोई स्वैप रेशियो है, ना तो ये बोला इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे किस तरीके से पे किया जाएगा। तो ना स्वैप रेशियो है, ना हम लोग जो है स्वैप रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग का ये क्वेश्चन देखो, नेट पेमेंट मेथड कब अप्लाई करना चाहिए, जब हमारे पास ये स्वैप रेशियो हो। स्वैप रेशियो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मार्केट वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू, पेड अप वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए सन्ड्री एसेट, सन्ड्री लायबिलिटीज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये निकालना चाहिए। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं मिलेगा, तो फिर यहाँ जैसे बोल दिया था, वो ऑटोमेटिकली आवाज सही है। बीच में कट गया था। आवाज आ रहा है, डिस्कनेक्ट। हाँ, 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 स्क्रीन शेयर। हाँ, हाँ। सबको जो हम बोल रहे थे कि हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके भी फायदा नहीं है,
क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू भले ही हम लोग कैलकुलेट कर ले, लेकिन क्या बोला था, यूज इंट्रिंसिक वैल्यू। इशू प्राइस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू तभी कैलकुलेट करना है अगर स्वैप रेशियो के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ा, तो दैट इज डू नॉट कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ इशू प्राइस, ठीक है। और इसके बाद नेसेसरी कैश वगैरह ये सब तो 0.34 तो अप्लाई हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग को इसको नेट एसेट मेथड पे करना पड़ेगा। नेट एसेट मेथड पे निकाल, क्या आंसर आ रहा है। नेट एसेट मेथड पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी, पहले हम लोग का पीसी हो जाएगा। सन्ड्री एसेट्स जो वैल्यू पे टेक ओवर होगा, तो बोला है 1 लाख। और सन्ड्री लायबिलिटी सन्ड्री एसेट्स मतलब दोनों ही आ गया, और सन्ड्री लायबिलिटी में ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा। करेंट लायबिलिटी 25,000, सन्ड्री लायबिलिटी में ट्रेड 25,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग इसका नहीं है, एक्स का नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग एक्स का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो परचेज कंसिडरेशन में कितना हो जाएगा, 75,000, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर नया जो कंपनी बन रहा है, ये एक्वायर करेगा एसेट्स एंड ट्रेड पेबल ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, एंड फॉर दिस पर्पस द सन्ड्री एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड का कैसे टेक ओवर होगा और डेब्ट ड्यू टू एक्स लिमिटेड कैसे डिस्चार्ज होगा, वो बोला है, ठीक है। वाई का कैसे होगा वो हमें बोला भी नहीं है, तो वो भी एक रीजन है कि हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू दो कंपनी का नहीं निकाल सकते, तो फिर हमें नेट एसेट मेथड पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का पीसी कैलकुलेट हो गया 75,000। अब एंट्री क्या होता है, तो अगर हम एक एंट्री लिख के दिखा दे, तो हमारा एंट्री होना चाहिए, पहले हो जाएगा ड्यू एंट्री, तो डेटर टू सेल के तरह, तो XY2 रियलाइजेशन 75,000, ठीक है। फिर ये हो गया रेज पीसी, फिर हो जाएगा रियलाइज्ड, तो रियलाइज्ड कैसे हो रहा है, शेयर में हो रहा है, कुछ नहीं बोला है तो शेयर्स में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर ऑफ XY अकाउंट डेबिट टू XY, और फिर डिस्ट्रीब्यूट इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा टू इक्विटी शेयर ऑफ XY, ठीक है। तो इसका हम लोग अकाउंट में मतलब लेजर में ये पोस्ट करना, तो XY टू रियलाइजेशन में बाई XY, एक XY लिमिट टू रियलाइजेशन, उसके बाद एंट्री क्या लिखा हुआ है, एक इक्विटी शेयर ऑफ XY टू XY, इक्विटी शेयर XY टू XY बाई इक्विटी शेयर ऑफ XY 75,000, ये तो क्लोज भी है। हम लोग चाहे तो एक शेयर्स ऑफ XY भी बना सकते हैं, शेयर्स ऑफ XY
इसमें हो जाएगा 2x1 75,000। अब बोला है कि जो लोन है वो शेयर्स में पे होगा। द डेट ड्यू टू एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो टू बी डिस्चार्ज इन शेयर्स ऑफ एक्स वाई। तो लोन कैसे डिस्चार्ज होगा? तो लोन डिस्चार्ज होने से लोन हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। अब लोन डेबिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी ये जब रियलाइजेशन में गया है, मतलब लोन जब हम लोगों ने बैलेंस शीट से निकाला तो उसे ऑलरेडी डेबिट कर दिया था। ठीक है, तो अब जब हम लोग इसे हटाएंगे तो फिर हम लोग का ये क्रेडिट हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पर लोन का मैंने अलग से बनाया, चाहे तो यहाँ लिख सकते थे बाई लोन। ठीक है, तो लोन हट जाएगा तो फिर देखो, जब हम लोग का पहले ये एंट्री होना चाहिए लोन में, टू बैलेंस सॉरी बाई बैलेंस बीडी होना चाहिए था 15,000, टू रियलाइजेशन होना चाहिए 15,000, फिर रियलाइजेशन में बाई लोन 15,000 चला जाएगा। और लोन को कैसे करके हम लोग यहाँ पर, ये सॉरी बाई नहीं होगा क्योंकि ये तो इनका एसेट है। सॉरी बाई नहीं होगा, ये तो इनका एसेट है एक्स का, क्योंकि इन्होंने लोन दिया है। ठीक है, तो लोन दिया है तो फिर यहाँ पर लोन टू बैलेंस बीडी होगा। और ये बाई रियलाइजेशन बोल के नॉर्मली चला जाना चाहिए, लेकिन ये वाला रियलाइजेशन में नहीं जाएगा क्योंकि ये पैसा हमें कैसे रिसीव हो रहा है? शेयर्स में हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग अलग से लिख रहे हैं। ठीक है, तो शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15,000। ये क्लोज हो गया। तो शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड में लिखेंगे टू लोन टू एक्स वाई, टू लोन टू वाई लिमिटेड 15,000। ठीक है, तो लोन टू बाई लिमिटेड 15,000। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या किया हमने? इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई टू इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड 75 बाई इक्विटी शेयर होल्डर 75,000। तो इसका मतलब ये देखो कि 75,000 प्लस 15,000 टोटल शेयर्स इशू करना पड़ेगा हम लोग को 90,000। ठीक है, जिसमें से 75,000 जो है इक्विटी शेयर होल्डर को जा रहा है और बाकी का भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर को ही जाएगा, तो फिर बाकी बैलेंस करके आ जाएगा बाई इक्विटी शेयर होल्डर इतना 15,000। मतलब सीधा बात है, लोन के बदले शेयर इशू किया जा रहा है। मतलब वाई लिमिटेड को ये बोला जा रहा है कि तुमने मुझसे जो लोन लिया था, तुम्हारा वो लोन रीपे हो जाएगा। मतलब सीधा बात है, नया कंपनी एक्स वाई लिमिटेड क्या करेगी? वाई लिमिटेड का लाइबिलिटी लोन का जो है वो टूवर्ड्स एक्स को शेयर इशू करके पे करेगी। बोलेगी एक्स लिमिटेड को कि तुम्हें जो 15,000 का लोन का पैसा मिलना चाहिए उसके बदले तुम ये नए वाले कंपनी का शेयर ले। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एंट्री ये शेयर ऑफ एक्स वाई मैंने इसीलिए करवा दिया। देखो इसका मतलब ये हो गया कि 75,000 शेयर्स, 75,000 शेयर्स और 15,000 भी शेयर्स, बट 15,000 फॉर कैंसिलेशन ऑफ लोन और 75,000 जो है वो पीसी परचेस कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही केस में वो इक्विटी शेयर होल्डर को ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू शेयर्स ऑफ एक्स वाई या फिर वही इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई। तो ये हो गया मेरा 15,000। ठीक है, तो अब सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को हमें कर देना चाहिए बंद। तो 1,10,000 ओनर को देना चाहिए, बट हम लोग ओनर को कितना शेयर कैपिटल दे रहे हैं? यहाँ पर हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90 यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 20,000। तो फिर कम दे रहा है तो हमारा प्रॉफिट है, तो रियलाइजेशन में ये क्रेडिट हो रहा है। रियलाइजेशन अब ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा बाई
इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट उनके 20,000 सॉरी मैंने थोड़ा सा शायद स्टेप आगे पीछे कर दिया, छोटा सा है बोल के क्वेश्चन मैच हो जा रहा है, नहीं तो नहीं होता। देखो पहले कौन सा क्लोज होना चाहिए, पहले देखो क्या क्लोज होना चाहिए। क्लोज कैसे होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस इन प्रेफरेंस शेयर रियलाइजेशन में जाना चाहिए, डिफरेंस इन रियलाइजेशन इक्विटी शेयर में जाना चाहिए, तो मैंने उल्टा कर दिया। पहले इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर क्लोज होता है जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, फिर जो है क्लोज होगा हम लोग का इक्विटी शेयर फिर प्रेफरेंस शेयर, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। इक्विटी शेयर क्लोज होगा, हाँ तो वही किया है सर, ठीक ही किया, इक्विटी शेयर क्लोज होगा फिर ये रियलाइजेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब टोटल का इधर 1 लाख और इधर भी 90 1 लाख। अब 13 वाला देखो। Whereas Sun and Neptune had been carrying on business independently, they agreed to amalgamate and form a new company, Jupiter Limited, with an authorized share capital of 4 lakh divided into 80,000 equity shares of 5 each on 31st March 2003. The respective information of Sun and Neptune were as follows. Share capital, current liability, PP, current asset. Revalued figure of non-current asset and current asset are as follows. The debtor and creditor include 43,350 owed by Sun to Neptune. The purchase consideration is satisfied by issue of the following shares and debentures. Calculate करने बोले, compute the amount of debenture and shares to be issued to Sun and Neptune, balance sheet of Jupiter Limited showing the position immediately after amalgamation. तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं, ये तो अलग से निकालना है, अमाउंट ऑफ डिवेंचर एंड शेयर्स टू बी इशू। तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये देखो यहाँ पर बोला इंडिपेंडेंटली ये लोग बिजनेस करते हैं, एमलगमेंट होकर नया कंपनी बनाएंगे जुपिटर, जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल 4 लाख होगा। ये बैलेंस शीट बनेगा तब काम आएगा ये डेटा, जो कि 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 बीच में डिवाइडेड है ऑन 31st March। रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन सन और नेपच्यून का दे रखा है, शेयर कैपिटल, करंट लाइबिलिटी, पीपी, करंट एसेट। रिवैल्यू हुआ है पीपी और करंट एसेट। फिर बोल रहे डेटर क्रेडिटर इंक्लूड इतना ओड बाय सन टू नेपच्यून, मतलब एक दूसरे के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री या म्यूचुअल सेटअप का पॉइंट आ गया। परचेस कंसिडरेशन कैसे सेटिस्फाइड होगा, 60,000 equity shares of Jupiter Limited to Sun and Neptune in the proportion of the profitability of their respective business based on the average net profit during the last 3 years as follows। बोल रहा है लास्ट 3 years के प्रॉफिट का एवरेज करो, फिर उसका रेशियो में 60,000 शेयर्स को सन और नेपच्यून में हमें डिवाइड करके देना। ठीक है, हम तो पहले प्रॉफिट का एवरेज निकालना पड़ेगा, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर नेट प्रॉफिट ऑफ
last 3 years. Sun or Neptune. 20x1, 20x2, 20x3. x1, x2, x3. Four lakh 49,576. 273,900. 2500, 3,42,100. 377,924, 359. तो ये तीनों का टोटल डिवाइडेड बाय 3 कर देना है तो एवरेज आ जाएगा दोनों से। टोटल एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल का डेटा है, एवरेज आ जाए। फिर उस एवरेज का रेशियो निकाल, तो कितना हो रहा है? नाइन लाख 9,75,000 divided with 3,25,000. 2,75,000 और इसका रेशियो हो जाएगा 3 3 जीरो हटाने से 275 और 325। तो 275 डिवाइडेड बाई 25 होता है 11, और ये 325 डिवाइडेड बाई 25 13। तो ये रेशियो हो जाएगा 11:13। तो हमें बोला था इसी रेशियो में डिवाइड करके देना है कितना शेयर, 60,000 शेयर, ठीक है। तो 60,000 को 11:13 में यहीं पर कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 60,000 इंटू 11/24, 60,000 इंटू 13/20, कितना हो जाएगा? 27,500। 32, 27,500 और 32,500 यहाँ पर लिख देते हैं इक्विटी शेयर्स। सन और अच्छा, ये हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे, तो हम लोग का आया 27,500 और 32,500। और यहाँ वैल्यू भी निकाल देते। तो ये एक एक शेयर्स का इशू प्राइस कितना है, इक्विटी शेयर्स का कुछ बोला नहीं है, दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब जो इनका शेयर्स का वैल्यू माना गया है XY का, वही लेना पड़ेगा। तो क्या बोला है, 5 रुपए चाहिए, तो फिर ये इशू प्राइस मानेंगे। यहाँ ऊपर बोला है ना कि नए कंपनी का शेयर 5 रुपए का है। तो 27,500 इंटू 5, 32,500 इंटू 5, 1,62,500 रुपीज में आ जाएगा। 1,37,000
ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। फिर यहाँ पर ये तो पढ़ लिया। फिर इसके बाद 15% डिवेंचर इन जुपिटर लिमिटेड एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 18%, 8% return business on capital employed in their respective business after evaluation of the asset. 15% डिवेंचर दिया जाएगा जुपिटर लिमिटेड में, पर किसको? इक्विटी शेयर वालों को ही डिवेंचर दिया जाएगा। ये देखो इस पॉइंट के बाद ये वाला 15% डिवेंचर दिया जाएगा। और इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वर्किंग सन और नेपच्यून। तो डिवेंचर जो दिया जाएगा वो किसके साथ इक्विवेलेंट होगा? पार वैल्यू पे दिया जाएगा टू प्रोवाइड एन इनकम, ताकि कितने रुपए का डिवेंचर दिया जाएगा? बोल रहा है जो 8% रिटर्न ऑन बिजनेस ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस के कैपिटल पे 8% रिटर्न होने से जितना होता है उसके इक्विवेलेंट, 8% रिटर्न के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये कैसे कैलकुलेट करना होगा? कैपिटल, तो कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल एसेट्स से करंट लायबिलिटी माइनस करने से हमें कैपिटल पता चल रहा है। ठीक है, टोटल एसेट्स, एसेट साइड इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो वैसे कैपिटल जो है हम लोग इधर से भी कर सकते हैं, 3,65 और 5,97, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि रिवैल्यू फिगर का इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग इससे अच्छा है कि क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ है और यहाँ बोल भी दिया है आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो एसेट से लाइबिलिटी माइनस करने से कैपिटल आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी। करंट नॉन करंट दोनों ही माइनस हो जाएगा तो हमें कैपिटल मिल जाएगा। तो एसेट्स में ये 7,10,, 3,90 और 299,500 और 15,750। पीपीई करंट एसेट 7,10,, 3,90, 7,10,, 3,90, 2,99,500 और 157,700 करंट एसेट। करंट एसेट और पीपी ले लिया, माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी 597, 180, 250, क्योंकि इसमें हमारे पास किसी तरीके का रिवैल्यूएशन नहीं। 597 और 180, 180, 250। ये माइनस करने से हमें कैपिटल पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है ये कोई बैलेंस शीट नहीं, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। तो फिर एसेट साइड से ही करना बेटर है क्योंकि इसमें रिवैल्यू वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल भी रखा है। तो 7,10,000 प्लस 4,12,000 और इधर वाला ये कैपिटल इम्प्लॉयड नहीं। 3675 3,67,500। अब इस पे 8% रिटर्न निकालेंगे क्योंकि बोला है कैपिटल इम्प्लॉयड पे 8% रिटर्न, 8% रिटर्न बिजनेसेस एज ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड। 8% रिटर्न इंटू 8%, इसका कितना हो जाएगा? 29,400 annual. 33. 15% डिवेंचर टू बी इशूड। अब हमें डिवेंचर इशू करना पड़ेगा। बोल रहा है डिवेंचर इशू, डिवेंचर का अर्निंग कितना है? 15%, मतलब 100 रुपए इन्वेस्ट करने से 15 रुपए। तो अगर इतना इतना रिटर्न अर्न करना है तो फिर डिवेंचर के साथ बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा? तो देखो डिवेंचर का ये है कि
15 रुपए की अर्निंग में 100 रुपए लगाना है, तो एक के लिए 100/15 तो 33,000 रुपए अगर अर्न करना है तो कितने रुपए का डिवेंचर होना चाहिए। सेम तरीके से ये बात। मतलब वहां जैसे प्रेफरेंस शेयर था, यहाँ डिवेंचर, जो इलास्ट्रेशन लिया पूरा आया था वैसा ही। तो ये आ जाएगा डिवेंचर्स का वैल्यू, और फिर डिवेंचर एट द रेट ऑफ पर वैल्यू जो कि 100 करके है, ये देखो एट द रेट ऑफ पर वैल्यू जो कि 100 है डिवेंचर का। कुछ बोला नहीं तो 100 मानेंगे, ठीक है, कुछ बोला नहीं, 100 तो डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। बोलो कितना है? पहले 1,20,1,96। 1,96 मीटर वाला, तो ये हो जाएगा 1960, और ये 2,20,000 डिवाइडेड बाई 100, मतलब डबल। ठीक है, अब ये वाला हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर 2200 1960, तो वैल्यू हो जाएगा 2200 × 100, मतलब 220,000 और 1960 × 100, 1,96,000। अब इसका टोटल ये दोनों 160 to 500, 1,96,000, सॉरी 3,57,500, 57, 1 सेकंड वाला। 3,58,500, ये ठीक है। और ये 7 हो रहा है कि नहीं चेक करना। और ऐसे ही 3,57, ये वाला 3,57,500 हो रहा है। यस मैम। अच्छा, तो देखो हम लोगों ने अमाउंट ऑफ डिवेंचर एंड शेयर्स टू बी इशू टू सन एंड नेपच्यून, ये देखो अमाउंट ऑफ डिवेंचर ये बात, और शेयर्स टू बी इशूड तो मैंने ना दो जैसा वर्किंग नोट प्रेजेंटेशन कर लिया हम लोगों ने, उसमें नंबर्स भी आ गए, ये नंबर्स, और इधर अमाउंट दोनों का ही निकल गया। अब हमें बैलेंस शीट बना के देना है नए वाले कंपनी का, यानी जुपिटर लिमिटेड का, तो बैलेंस शीट यहाँ उतना हम लिख नहीं रहे, आफ्टर एमलगमेशन लिखेंगे, ठीक है। तो पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी, एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, पीपीपी, सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का नोट बंदी, ऑथराइज्ड 80,000 एकदम स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, एट द रेट ऑफ 5 each, ये हो जाएगा टोटल। फिर इशू, सब्सक्राइब, ये हमेशा लिखना पड़ता है, चाहे हम लिखना भूले या मतलब लिखे या ना लिखे, क्योंकि ये ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब, इशूड, ये सब लिखना पड़ता है।
नहीं तो मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन करना है इस तरीके से, नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल लिखना है, तो हमें ये वैल्यूज लिखना पड़ता है। इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। जब अलग अलग कुछ नहीं पता है तो एक साथ ही लिख दिया जाता है। अगर ऑथराइज नहीं पता है तो जितना इशूड है उतना तो होगा ही मिनिमम, तो वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पता है तो उतना लिख दिए। अब कितना शेयर इशू हुआ है, इक्विटी शेयर कितना इशू हुआ है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इक्विटी शेयर इशू हुआ है 27,500 और 32,500 मिला के कितना हुआ था, 60,000। उसी को तो बाइफरकेट किया था, तो 60,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ एट द रेट ऑफ 5। इसमें से ऐसा लिखना पड़ेगा, ऑल ऑफ द above shares are allotted as fully paid up pursuant to a contract without payment being इन कैश। ये लिख देना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में भी लिखना पड़ेगा। मतलब देखो, ये शेयर इशू करके हमें तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो उन्हें बोल रहे वहां का ओनरशिप छोड़ो तो बदले में यहाँ का शेयर मिल जाएगा। तो ये सारे जो परचेस कंसिडरेशन में इशू होता है शेयर्स, तो कैश के अलावा, ठीक है, अगर परचेस कंसिडरेशन में कैश दिया जा रहा है वो बात अलग, कैश के अलावा बाकी जो भी है वो तो हम लोग का कंसिडरेशन अदर देन कैश ही होता है ना। मतलब हम लोग का उसमें तो कुछ पैसा थोड़ी आता है शेयर इशू करके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रिजर्व में देखना पड़ेगा, कुछ रिजर्व आ रहा है कि नहीं। तो वो कैसे पता करेंगे, तो देखो हम लोग कितने का शेयर दे रहे हैं। हम लोग परचेस कंसिडरेशन के केस में हम लोग खर्चा कर रहे हैं कुछ इतना, और एसेट्स कितने का हो रहा है तब चेक करना पड़ेगा। थ्री लैख 57,500। हाँ ये ठीक है, देखते हैं इसमें रिजर्व सरप्लस में कुछ आएगा कि नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा, बाद में देखते हैं, क्योंकि वो तो मैंने कैलकुलेट किया है नहीं। अच्छा, और लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्योंकि डिवेंचर इशू किया गया है तो डिवेंचर तो आएगा 15%। लॉन्ग टर्म बोरिंग, सिक्योर्ड लोन, 15%। डिवेंचर, कितना डिवेंचर इशू किया गया, 2200 प्लस 1960, कितना हो जाएगा, 4,000। ये तो दोनों डिफरेंशियल का टोटल 2200 1960 कितना होगा, 4160 एट द रेट ऑफ 60। करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में यहाँ पर सिर्फ करंट लाइबिलिटी बोला था, ठीक है, इसीलिए मैंने अदर करंट लाइबिलिटी लिखा है। तो करंट लाइबिलिटी में जो एक म्यूचुअल सेटअप है, ये जो डेट एक दूसरे से लिया गया था वो वाला कैंसिल आउट। अदर करंट लाइबिलिटी सन और 597 180 250, कितना होगा टोटल, 597 180 250। प्लेस कर देंगे म्यूचुअल सेक्टर, जीपी है 43,350। 777 250 माइनस करने से 0 0 0 4
7 लाख 30 नहीं, गलत हो गया। कितना होगा? 9 हो रहा है। 733 9। फिफ्थ नंबर में नॉन करेंट एसेट जिसमें है पीपीई, सन और नेपच्यून, वो तो रिवैल्यूड वैल्यू पे टेक ओवर होगा। 7 लाख 10 और 3 लाख 9। कितना होगा? 7 लाख 10 और 3 लाख 9। 11 करेंट एसेट, अदर करेंट, सन, ले, म्यूचुअल सेटअप 43 299 500 157 70 ऐड कर 7 0 5 4 लाख 57 माइनस 43 350 0 0 9 और 4 लाख 13 900 4 लाख 13 900 पीपी में लिखेंगे 11 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? इलेवन और 4 15 15 लाख 13,009। इधर भी उतना ही होना चाहिए, देखिए। अदर करंट लाइबिलिटी लॉन्ग शेयर कैपिटल में जाएगा 3 लाख 4 लाख 16 3 लाख 4 लाख 16 और 7 लाख 33 900। 900 कितना कम होगा चाहिए? 64,000 64,000 तो 64,000 किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, तो ये एक्चुअली हम लोग का कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अभी तो हम बैलेंस करके निकाल दिए, बट ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नोट्स नंबर 2 में हम लोग लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, जहां पर हम लोग कैपिटल रिजर्व आ रहा है वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? हमारे परचेस कंसिडरेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परचेस कंसिडरेशन देखो क्या है, इतने का शेयर्स और ये 3,57,500 और 5 लाख, ये यही तो हम लोग का परचेस कंसिडरेशन भी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो हम लोग का जो एसेट टेक ओवर हुआ
वो कितने का आ रहा है यहाँ पर, 7 लाख 10, और ये सब करके आया। ये तो कैपिटल इनवर्ड आ रहा है, ये नेट एसेट टेकन ओवर जो है करेंट लायबिलिटी लिस्ट करके जो आएगा, ठीक है, जिसमें से एक जगह पे चेंजेस कैपिटल, म्यूचुअल टिप्स, ठीक है, एक काम करते हैं, ये तो अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा, अभी नहीं करवा पाएंगे। तो इसमें क्या करना है, देखो हम इतना बता देते हैं कि पर ये ऑलरेडी हम लोग ऐसा कर चुके हैं, ये अलग तरीके से क्वेश्चन दिया है, इसीलिए कुछ नहीं, कैपिटल रिजर्व आएगा कि नहीं वो हमें कैसे पता चलता है कि हम लोग अगर परचेज कंसिडरेशन में क्या पे कर रहे हैं और हम लोगों को क्या मिला, वो चेक करने से ही पता चलेगा। तो परचेज कंसिडरेशन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, परचेज कंसिडरेशन कितना है, 3,57,500, 3,58,500, बदले में हम लोगों ने क्या लिया वो भी निकाला है कैपिटल इंप्लॉयड निकालते वक्त, ये देखो पीपीई 3,90,000, ये दोनों ठीक है करेंट एसेट, ये ऐड होगा, करेंट लायबिलिटी लेस होगा। बट यहाँ पर 5,97,000 की जगह एक दूसरा वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद परचेज कंसिडरेशन एडजस्ट करने से दोनों में ही कैपिटल, एक में कैपिटल रिजर्व आएगा, एक में गुडविल आएगा, नेपचून वाले में गुडविल आएगा, फिर दोनों को एडजस्ट करोगे तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। अब रहा बात की इसमें अलग क्या वैल्यू आ रहा है, 5,33,650, वही देखने वाला पॉइंट है, ठीक है। ये 5,97,000 नहीं आएगा, ये वाला ठीक है, ये वाला चेंज, ये वाला वो क्यों होगा, वो म्यूचुअल डेट सेट ऑफ के वजह से, ठीक है। हम लेकिन 64,000 आ रहा है। आ रहा है 64,000, हाँ, बट वो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, वर्किंग नोट दिखाना है, वो करके रख सकते हो फिर नेक्स्ट क्लास में बता, ठीक है।